नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारत की पहल पर शीशम आधारित उत्पादों के निर्यात नियमों में ढील दी गई। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते को मंजूरी दी। जलवायु परिवर्तन से निपटने में स्थानीय सरकारों की भूमिका पर चर्चा करेंगे। उन्नति परियोजना के तहत मनरेगा श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य अब तक नहीं हुआ पूरा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग आपसी सहयोग से भारत के लिए अनुकूल ईवी बैटरियां विकसित करेंगे। और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने वर्किंग पेपर जारी करके अलग अलग वैश्विक अवधारणा आधारित सूचकांकों से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत की पहल पर शीशम यानी डलबर्जिया सिस्सू आधारित उत्पादों के निर्यात नियमों में ढील दी गई है। वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी साइट्स के कोप-19 में नियमों में राहत दी गई है। वर्तमान में शीशम साइट्स के परिशिष्ट 2 में शामिल है। इस वजह से शीशम उत्पादों के व्यापार के लिए साइट्स विनियमों का पालन करना जरूरी है। अब इस बात पर सहमति बनी है कि निश्चित वजन संबंधी नियम का पालन करने पर शीशम की लकड़ी से बने उत्पादों का कितनी भी मात्रा में निर्यात किया जा सकता है। इस निर्णय से शीशम हस्तशिल्प के निर्यात में मदद मिलेगी। इसमें वर्ष 2016 से लगातार गिरावट देखी जा रही थी। शीशम एक पर्णपाती वृक्ष है। ये भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी ईरान की मूल प्रजाति है। इसके वृक्ष पूरे उप हिमालयी क्षेत्र में रावी नदी क्षेत्र से लेकर असम तक पाए जाते हैं। ये समुद्र तल से 5000 फीट की ऊंचाई वाले प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कोप-19 में और भी कई निर्णय लिए गए। इसमें हाथी दांत के नियंत्रित व्यापार के नियमित रूप से अनुमति देने का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। ये प्रस्ताव नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे ने प्रस्तुत किया था। भारत इस प्रस्ताव पर मतदान के दौरान अनुपस्थित रहा। वर्ष 1989 में अफ्रीकी हाथी की संपूर्ण आबादी को साइट्स परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध कर दिया गया था। इससे हाथी दांत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लग गया था। बाद में नामीबिया, बोत्सवाना सहित अन्य देशों की हाथी आबादी को परिशिष्ट 1 से परिशिष्ट 2 में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अलावा कोप-19 में समुद्री खीरा को साइट्स के परिशिष्ट 2 में शामिल किया गया है। समुद्री खीरा एकाइनोडर्म यानी समुद्री अकशेरुकी नामक जीव समूह का हिस्सा है। ये समुद्र नितल यानी कि सी फ्लोर पर पाए जाते हैं। साइट्स के परिशिष्ट 1, 2 और 3 प्रजातियों की सूचियां हैं। इन प्रजातियों को अति दोहन से बचाने के लिए परिशिष्टों के माध्यम से अलग अलग स्तरों पर या विविध प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गई है। प्रजातियों को परिशिष्ट 1 और 2 में जोड़ना या हटाना या फिर इनके बीच स्थानांतरण केवल कोप द्वारा ही किया जा सकता है। वहीं परिशिष्ट 3 के मामले में ऐसा निर्णय किसी भी समय और किसी भी पक्ष द्वारा एक तरफा रूप से लिया जा सकता है। यानी कि परिशिष्ट 1 और 2 इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें कि परिशिष्ट 1 में उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिनके विलुप्त हो जाने का खतरा होता है। साइट्स इन प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है और यदि इनका आयात वाणिज्यिक नहीं है तो फिर व्यापार में छूट दी जा सकती है। वहीं परिशिष्ट 2 में उन प्रजातियों की सूची है जिनके वर्तमान में विलुप्त होने का खतरा नहीं है, लेकिन यदि इनके व्यापार को गंभीरता से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि ये विलुप्त हो जाएं। इसमें समान दिखने वाली प्रजातियां भी शामिल हैं। तो परिशिष्ट 2 में जो शामिल होते हैं उनमें निर्यात परमिट या पुनर्निर्यात प्रमाण पत्र देकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मंजूरी दी जा सकती है। वहीं परिशिष्ट 3 में जो प्रजातियां शामिल हैं वो कम से कम एक देश में संरक्षित हैं। साथ ही उस देश ने इन प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित करने में सहायता के लिए साइट्स के अन्य पक्षकारों से आग्रह किया है। परिशिष्ट 3 में शामिल होने वाली प्रजातियों को परमिट या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुमति दी जाती है। अगली खबर भारत और उसके विदेश संबंधों पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते यानी ECTA को मंजूरी दी है। ECTA पर अप्रैल 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे। ये लगभग 1 दशक के बाद किसी विकसित देश के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता है। इस समझौते से जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं वो हैं अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 45 से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर करना, भारत में कम से कम 10 लाख
रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करना, इसके अलावा निवेश के अवसर उपलब्ध कराना और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। ECTA की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसमें कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण, मशीनरी आदि सहित 6000 से ज्यादा व्यापक क्षेत्रकों की भारतीय वस्तुएं ऑस्ट्रेलियाई बाजार में शुल्क मुक्त प्रवेश कर सकेंगी। ऑस्ट्रेलिया ने सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे कई सेवा उपक्षेत्रकों में भी कई तरह की सुविधाएं देने का वादा किया है। व्यापार को प्रोत्साहित करने और उसमें सुधार करने के लिए एक संस्थागत तंत्र का भी प्रस्ताव किया है। समझौते में उत्पाद की उत्पत्ति के नियम यानी रूल्स ऑफ ऑरिजिन, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय, विवाद निपटान, नेचुरल पर्संस यानी सेवा पेशेवर की आवाजाही को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग के अन्य भी कई क्षेत्र हैं। जैसे भू रणनीतिक दृष्टि से देखें तो दोनों देश क्वाड, त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला पहल और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम का हिस्सा हैं। व्यापार और निवेश की दृष्टि से देखें तो वर्ष 2021-22 में ऑस्ट्रेलिया को भारत का वस्तु निर्यात 8.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और वहां से भारत में आयात 16.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। रक्षा और सुरक्षा सहयोग की बात करें तो इसमें सामरिक भागीदारी, सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा, असैन्य परमाणु सहयोग समझौता और नियमित सैन्य अभ्यास जैसे ऑसिनडेक्स और ऑस्ट्रा हिंद आदि शामिल हैं। अगली खबर जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इस खबर में हम चर्चा करेंगे जलवायु परिवर्तन से निपटने में स्थानीय सरकारों की भूमिकाओं के बारे में। प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्थानीय सरकारें कुछ मामलों में अग्रणी भूमिकाएं निभा सकती हैं, जैसे जलवायु संबंधी खतरों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाइयों के समन्वय में, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन में और समुदायों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने में सक्षम बनाने में। जलवायु परिवर्तन से निपटने में स्थानीय सरकारों के महत्व की बात करें तो स्थानीय सरकारें समुदाय के सबसे ज्यादा निकट होती हैं, इसलिए आपदा आने पर ये उन तक सबसे आसानी से पहुंच सकती हैं। स्थानीय पर्यावरण और आबादी के बारे में उनके पास नवीनतम जानकारियां होती हैं। ये आपदा से प्रभावी तरीके से निपटने में समन्वयकारी भूमिका निभाती हैं और स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करती हैं। स्थानीय सरकारें इन सभी माध्यमों से जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करती हैं। साथ ही लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो स्थानीय स्तर पर योजना और विनियमन बनाने में भूमिका निभाती है। ये मुख्य रूप से उपनियम और भूमि उपयोग योजना बनाने में और भूमि को जोन में बांटने का कार्य करती है। ये उन वस्तुओं और सेवाओं का वितरण करती है जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन को प्रभावित करते हैं या इनका सामना करने के लिए जरूरी होते हैं। जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन या हतोत्साहन के रूप में उपयोग किए जाने वाले स्थानीय राजकोषीय राजस्व पर निर्णय लेती हैं। ऐसे में स्थानीय सरकारों की भागीदारी को और मजबूत करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि स्वाभाविक यानी देसी ज्ञान पर आधारित और पूर्व नियोजित जो कि वैज्ञानिक शोधों पर आधारित है, उन अनुकूल रणनीतियों को एकीकृत किया जाना चाहिए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय निधियों और सहायता तक पहुंच सुनिश्चित कराने की जरूरत है। मानव संसाधन, कौशल, ज्ञान और व्यक्तियों तथा समुदायों की नियोजन क्षमता के मामले में स्थानीय सरकारों की क्षमता का निर्माण किया जाना चाहिए और इसीलिए भारत में भी जलवायु परिवर्तन से निपटने में स्थानीय सरकारों की भूमिका को देखते हुए कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि मीना गंडी ग्राम पंचायत केरल की कार्बन उदासीनता यानी कार्बन न्यूट्रलिटी की अवधारणा। इसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन सूची, ऊर्जा उपयोग मानचित्रण और ट्री बैंकिंग आदि शामिल है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर की पल्ली ग्राम पंचायत ने ग्रामीणों को जलवायु परिवर्तन शमन उपायों के बारे में जागरूक करने के लिए जलवायु परिवर्तन लोचशील योजना तैयार की है। वहीं तमिलनाडु के ओडन तुरई पंचायत के पास अपनी पवन चक्की है। तो ये कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं जो कि स्थानीय सरकारों ने शुरू किए हैं। अगला टॉपिक है उन्नति परियोजना। उन्नति परियोजना के तहत मनरेगा श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के श्रमिकों की कौशल वृद्धि के लिए उन्नति परियोजना शुरू की थी। इसके पीछे मूल उद्देश्य इन श्रमिकों के आंशिक रोजगार को पूर्ण रोजगार में बदलना और उनकी आजीविका में सुधार करने में मदद करना है। इस परियोजना को वर्ष 2020 में शुरू किया गया था। जब इसे शुरू किया गया था और तब
से लेकर अब तक केवल 25,000 से कुछ अधिक व्यक्तियों को ही प्रशिक्षित किया गया है, जबकि इसका लक्ष्य 2 लाख श्रमिकों को प्रशिक्षित करना था। इस परियोजना की अवधि मार्च 2022 में समाप्त हो गई थी, लेकिन अब इसे और 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्नति परियोजना मनरेगा के तहत 100 दिन का कार्य पूरा करने वाले परिवार के एक वयस्क सदस्य को प्रशिक्षण प्रदान करती है। मनरेगा के तहत एक परिवार को 100 दिनों का श्रम कार्य मिलता है और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को स्टाइपेंड दिया जाता है। ये स्टाइपेंड अधिकतम 100 दिनों की अवधि के लिए और प्रचलित मजदूरी दर के मुताबिक प्रति परिवार एक कार्यक्रम के लिए दिया जाता है। उम्मीदवारों को 3 स्थापित कार्यक्रमों के तहत कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और ये कार्यक्रम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण स्व प्रशिक्षण संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र। आपको बता दें कि मजदूरी हानि के मुआवजे के एवज में स्टाइपेंड का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करती है। इसी तरह की अन्य पहलें हैं पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की उन्नति परियोजना, जिसमें कि प्रमुख बंदरगाहों के लिए कई पहलों की परिकल्पना की गई है। दूसरी उन्नति योजना है यूनि स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग बाय इसरो। इसके तहत नैनो सैटेलाइट असेंबली और निर्माण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित किए जाते हैं। अगली खबर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग आपसी सहयोग से भारत के लिए अनुकूल ईवी बैटरियां विकसित करेंगे। भारत में नई इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए एक रोड मैप के तहत एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। इसके बाद एक विशेषज्ञ उद्योग मंच स्थापित किया जाएगा। ईवीज बैटरी से प्राप्त इलेक्ट्रिक ऊर्जा से संचालित होते हैं। ये बैटरियां कई तरह की होती हैं, जैसे कि लिथियम आयन, सॉलिड स्टेट, निकल मेटल हाइड्राइड, जिंक एयर बैटरियां। हाल के महीनों में ईवीज में आग लगने की कई घटनाओं के घटित होने के बाद ईवीज की सुरक्षा को लेकर चिंताएं व्यक्त की गई हैं। इस सहयोग पहल के तहत दोनों पक्षों के बीच ईवी बैटरियां विकसित करने के लिए भी चर्चाएं हुई। इसके अलावा बैटरी और तापीय प्रबंधन प्रणालियों के मामले में भारतीय वाहनों की जरूरतों और जलवायु संबंधी दबावों का आकलन करना, उपयोग के मुताबिक ईवी बैटरियों का निर्माण करना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सार्वजनिक परिवहन में लिथियम टाइटेनेट बैटरियां, ई रिक्शा के लिए सोडियम आयन बैटरियां आदि। इस दौरान ये भी चर्चा हुई कि स्थानीय रूप से उपयुक्त बैटरी प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए प्रदर्शन और सुरक्षा मापदंडों पर डेटाबेस किस तरह से तैयार करना है और पूरी तरह से उपयोग कर ली गई बैटरियों की रिसाइकलिंग पर चर्चा हुई। बैटरियों की पूर्ण उपयोग अवधि के दौरान उसके प्रदर्शन में धीरे धीरे गिरावट पर ध्यान देने पर भी बातचीत हुई। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सुरक्षा के लिए भी कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि भारी उद्योग मंत्रालय ने सब्सिडी प्राप्त करने वाले ईवीज के लिए नए सुरक्षा परीक्षण अनिवार्य कर दिए हैं। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ईवीज के परीक्षण और प्रमाणन के लिए अवसंरचना स्थापित कर रहा है और भारतीय मानक ब्यूरो लिथियम आयन बैटरी पैक और ट्रैक्शन सिस्टम के लिए प्रदर्शन मानदंड जारी करता है। ये मानदंड व्यापक ISO मानदंड के अनुरूप हैं। अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक गवर्नेंस से संबंधित है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने वर्किंग पेपर जारी करके अलग अलग वैश्विक अवधारणा आधारित सूचकांकों से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण किया। हाल के वर्षों में विश्व के अलग अलग अवधारणा आधारित सूचकांकों में भारत की रैंकिंग और अंकों में गिरावट देखी जा रही है। ये सूचकांक लोकतंत्र, स्वतंत्रता आदि जैसे व्यक्तिपरक मुद्दों से संबंधित हैं। इन सूचकांकों की रैंकिंग पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि इन सूचकांकों का विश्व बैंक के वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स में इनपुट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये सूचकांक संप्रभु रेटिंग्स में 20% तक भारांश रखते हैं। ऐसा करना भविष्य के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस संबंधी सूचकांकों को वैश्विक व्यापार या निवेश निर्णयों में प्रस्तुत किया जाता है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इस वर्किंग पेपर में 3 अवधारणा आधारित सूचकांकों का विश्लेषण किया है और ये सूचकांक हैं फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, VDEM इंडेक्स और EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स। इन सूचकांकों के साथ रेखांकित किए गए कई मुद्दे हैं, जैसे कि ये सूचकांक मुख्य रूप से अज्ञात विशेषज्ञों के एक बहुत ही छोटे समूह की राय पर आधारित हैं। इसके अलावा इनमें जिन प्रश्नों का उपयोग किया जाता है ये व्यक्तिपरक होते हैं और इस तरह से लिखे जाते हैं कि उनका निष्पक्ष रूप से उत्तर देना असंभव है। साथ ही इसमें ऐसे प्रश्न भी हैं जिन्हें इन सूचकांकों के लिए पूछा जाना चाहिए, लेकिन उन्हें छोड़ दिया जाता है।
एक अन्य मुद्दा ये भी है कि इन सूचकांकों में उपयोग किए गए कुछ प्रश्न सभी देशों में लोकतंत्र का उचित मापन नहीं करते हैं। और आइए अब इन सूचकांकों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स। इसके प्रकाशक फ्रीडम हाउस हैं, जो कि एक गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसमें भारत की रैंकिंग आंशिक रूप से स्वतंत्र श्रेणी की है। दूसरा इंडेक्स है वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी सूचकांक यानी VDEM। इसके प्रकाशक स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय की एक संस्था वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत की जो इसमें रैंकिंग है वो है चुनावी निरंकुशता। अगला इंडेक्स है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी सूचकांक। इसके प्रकाशक हैं इकोनॉमिस्ट पत्रिका का प्रकाशन करने वाली एक फर्म की शोध और परामर्श शाखा EIU इसे प्रकाशित करती है। इसमें भारत की रैंकिंग त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त का छोटा कार्यकाल समस्या पैदा कर सकता है और आयोग की स्वतंत्रता को बाधित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मेंशन किया है कि कैसे मुख्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 1950 के दशक के 8 वर्षों से कम होकर वर्ष 2004 से लगभग कुछ 100 दिनों तक सीमित रह गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए CEC की नियुक्ति समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल किया जाना चाहिए। CEC को गैर राजनीतिक, मजबूत और प्रभाव मुक्त होना चाहिए। छोटे कार्यकाल ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया है और ऐसा इसलिए क्योंकि CEC छोटे कार्यकाल के कारण अपने विजन को लागू करने और चुनाव सुधार लाने में असमर्थ हो गया है। CEC के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप 18 नवंबर 2022 के न्यूज टुडे अंक को फिर से सुन सकते हैं। अगला टॉपिक है अल्पसंख्यक का दर्जा। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग पर केंद्र सरकार को राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श करने के लिए 6 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। दरअसल हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में की जा रही है जहां इनकी संख्या अन्य समुदायों की तुलना में बेहद कम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 का उपयोग करते हुए मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यकों की जिलेवार पहचान करने की एक याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये उन निर्णयों के विपरीत है जिनमें ये माना गया था कि अल्पसंख्यकों की पहचान राज्य स्तर पर की जानी चाहिए। और ऐसे 2 मामले थे। इसमें केरल शिक्षा विधेयक मामला 1958 और TMA पाईवाद 2002 था। I2U2 भारत और संयुक्त अरब अमीरात I2U2 के तहत खाद्य सुरक्षा सहयोग पर आगे बढ़ रहे हैं। I2U2 का मतलब है भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। इसे पश्चिम एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य व्यापार और निवेश में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए पारस्परिक हित के साझे क्षेत्रों पर चर्चा करना है। इसके तहत सहयोग के 6 क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा शामिल है। भारत के लिए I2U2 का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये पश्चिमी हिंद महासागर में अधिक संलग्नता को बढ़ाएगा। इसके अलावा पश्चिम एशिया के रणनीतिक बाजारों तक भारत को पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज इंडिया लिमिटेड CDSL एक संदिग्ध साइबर हमले की वजह से CDSL में कुछ सेवाएं बाधित हुई हैं। CDSL सरकार द्वारा पंजीकृत एक शेयर डिपॉजिटरी है। सरकारी स्वामित्व वाली नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड इसकी समकक्ष है। जिस तरह से बैंक ग्राहकों को अपनी नकदी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने में मदद करते हैं, उसी तरह CDSL उपभोक्ताओं को शेयरों को अभौतिक रूप में स्टोर करने में मदद करती है। ये बाजार अवसंरचना में शामिल एक संस्थान है। इसे पूंजी बाजार संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ये सभी बाजार सहभागियों को सेवाएं प्रदान करता है। और आइए अब चर्चा करते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2022 के बारे में। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा संस्करण 23 से 25 नवंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। IPRD भारतीय नौसेना का एक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है। ये सम्मेलन सामरिक स्तर पर नौसेना की भागीदारी को दर्शाता है। IPRD का उद्देश्य क्षेत्रीय रूप से प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर विचारों और विचार विमर्श को बढ़ावा देना है। ये एक ट्रैक 1.5 आयोजन है। इसमें सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों और संस्थानों का संतुलित प्रतिनिधित्व है।
और अगली खबर महत्वपूर्ण संगठन आसियान से संबंधित है। भारत और आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक के दौरान भारतीय रक्षा मंत्री ने भारत आसियान रक्षा संबंधों के दायरे को और बढ़ाने के लिए 2 प्रमुख पहलें प्रस्तुत की हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में महिलाओं के लिए भारत आसियान पहल तथा दूसरी समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण पर भारत आसियान पहल है। अगला टॉपिक है जैव विविधता विरासत स्थल। तमिलनाडु सरकार ने मदुरै जिले के अरिट्टापट्टी गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। अरिट्टापट्टी में पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियां पाई जाती हैं और इस वजह से इसका एक पारिस्थितिक महत्व है। यहाँ महापाषाण संरचनाओं के साथ साथ 16वीं शताब्दी में पांड्यों के शासनकाल के दौरान निर्मित अनाई कोंडन झील स्थित है। इस कारण इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के अंतर्गत राज्य सरकार स्थानीय निकायों के परामर्श से क्षेत्रों को BHS यानी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित कर सकती है। फिलहाल भारत में 35 बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं। इनमें माजुली, ऊनाकोटी, सिलाचारी गुफाएं और अमरकंटक शामिल हैं। और आइए अब जानते हैं कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इस वर्ष किसे दिया गया। भारतीय वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को वर्ष 2022 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये पुरस्कार एंटरप्रेन्योरल विजन श्रेणी में दिया गया है। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम प्रदान करता है। बर्मन हारगिला आर्मी का नेतृत्व करती हैं। ये ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक को विलुप्त होने से बचाने के प्रति समर्पित एक जमीनी स्तर का संरक्षण आंदोलन है। इस आंदोलन की सभी सदस्य महिलाएं हैं। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी। इसे प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र की ओर से पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये पुरस्कार सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के उत्कृष्ट नेतृत्वकर्ताओं को मान्यता प्रदान करता है। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करता है जिनके कार्यों का पर्यावरण पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा है। रोगाणु रोधी प्रतिरोध पर बहुहितधारक साझेदारी मंच। इसे खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने लॉन्च किया था। इस मंच का उद्देश्य AMR के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक वैश्विक आंदोलन को उत्प्रेरित करना है। इसके लिए वन हेल्थ स्पेक्ट्रम में सभी स्तरों पर अलग अलग हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसकी वर्ष 2019 में AMR पर इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन ग्रुप ने सिफारिश की थी। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन ग्रुप ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में इसे प्रस्तुत किया था। शदानी दरबार। पाकिस्तान ने भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए संत शदाराम साहिब की 314वीं जयंती समारोह में भाग लेने के लिए वीजा जारी किए हैं। धार्मिक स्थलों की यात्रा पर पाकिस्तान भारत प्रोटोकॉल 1974 के तहत दोनों देशों के तीर्थयात्रियों को प्रतिवर्ष कुछ पवित्र स्थलों की यात्रा करने की अनुमति दी गई है। शदानी दरबार मंदिर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ये दुनिया भर के हिंदू भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1786 में संत शदाराम साहिब ने की थी। उन्हें भगवान राम के पुत्र, लव का वंशज और भगवान शिव का अवतार माना जाता है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। लचित बोरफुकन। लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती का समारोह नई दिल्ली में शुरू होगा। लचित बोरफुकन 17वीं शताब्दी के अवधि के दौरान असम के अहोम राजवंश के एक सेनापति थे। वे ब्रह्मपुत्र नदी पर सराई घाट के युद्ध के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। यहाँ उन्होंने 1671 ईस्वी में मुगलों को पराजित किया था। लचित को राजा चक्रध्वज सिंह ने बोरफुकन के रूप में नियुक्त किया था। दरअसल बोरफुकन एक ऐसा पद या दर्जा होता है जिसके अंतर्गत कार्यकारी और न्यायिक दोनों शक्तियां होती हैं। लचित बोरफुकन का जीवन हमें राष्ट्र के प्रति समर्पण, साहस और वीरता की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।